हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बालक के विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं वातावरण जन्य अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। वंशानुक्रम का स्वरूप तथा अवधारणा। वंशानुक्रम का मूलाधार कोश यानी सेल है। जिस प्रकार एक एक ईंटों को चुनकर इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार से कोशों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। कोश के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं में आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स पाए जाते हैं, जो संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू और शीलफेंड के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। आनुवांशिकता के इन वाहकों का संवहन गर्भाधान के समय संतति में होता है। यही जीन्स व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों का निर्धारण करते हैं। वंशानुक्रम की अवधारणा को समझने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। जेम्स ड्रेवर, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। रूथ बेनेडिक्ट, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है। पी जिसबर्ट, प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना है। एच ए पेटरसन, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ, वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उनके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय से नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। बी एन झा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जीवन शास्त्रियों के अनुसार निषिक्त अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवांशिकता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम पूर्वजों या माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का संक्रमण है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण संतानों में करते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का वर्णन इस प्रकार है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसके वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चों में आनुवांशिक रूप में चले जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो सकता है, कोई अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असंतुलित शरीर, मोटापा, कम ऊंचाई, शारीरिक कुरूपता इत्यादि बालक के असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है।
गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों को ध्यान नहीं दे पाते। फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण भी होती है। चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चे पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी। वातावरण का अर्थ। वातावरण अथवा पर्यावरण, परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक तात्पर्य है चारों ओर से घेरने वाला प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान वंशानुक्रम का है उतना ही पर्यावरण का भी है। इसे कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने तो वंशानुक्रम से अधिक पर्यावरण को महत्व दिया है। पर्यावरण को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। एनास्टैसी। पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिस बर्ड जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है। वुडवर्थ। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। रज। पर्यावरण वे सभी परिस्थितियां हैं जो व्यवहार को उद्दीप्त करती हैं या व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न करती हैं। रॉस। पर्यावरण कोई बाहरी व्यक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। बोरिंग, लैकफील्ड एवं वेल्ड। व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। टी.डी. इलियट। चेतन पदार्थ की किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। अतः विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पहला, वातावरण वह बाह्य तत्व है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। दूसरा, आनुवांशिक तत्व के अतिरिक्त जो कुछ मनुष्य को प्रभावित करता है उसे वातावरण कहते हैं। तीसरा, जो हमारे चारों ओर है जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, पहाड़, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि सभी एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चौथा, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण बाह्य परिस्थितियाँ जो मनुष्य को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। पांचवा, पर्यावरण वह है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। वातावरण संबंधी कारक। वातावरणीय कारक कई प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक सर्दी पड़ती है या जहां अधिक गर्मी पड़ती है वहां मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं।
दूसरा, सामाजिक कारक। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक तथा बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करते हैं। तीसरा, आर्थिक कारक। अर्थ से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि धन से पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य शरीर विकसित होता है। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है, जो विकास के मार्ग में बाधक है। आर्थिक पर्यावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चौथा, सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। खाने का ढंग, रहन सहन का ढंग, पूजा पाठ का ढंग, समारोह मनाने का ढंग, संस्कार का ढंग आदि हमारी संस्कृति हैं। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है, उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है, तो संस्कृति से उस समाज का विकास संभव नहीं है। वातावरण का प्रभाव। वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण इस प्रकार है। पहला, शारीरिक अंतर का प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। दूसरा, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरण जन्य होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। तीसरा, व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जिनमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उसका अध्ययन किया। उन्होंने एक बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। इसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान था। चौथा, मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ा था। पांचवा, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन ने एक जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 ईस्वी में जकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। वे उसके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था।
उसमें मनुष्य के सामने बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए। शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, विकास क्यों नहीं हो रहा, आदि प्रश्नों का उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण में निहित है। बालक वास्तव में अपने में कुछ नहीं वरन वह वंशानुक्रम तथा वातावरण का उत्पाद है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास पर तो इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि सभी विकास से शिक्षा का रचनात्मक सहसंबंध है। आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मनोविज्ञान है, जिसने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया। आज शिक्षा बाल केंद्रित बन गई है। बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है, और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए अधिकतर वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है। इसलिए बालक को यदि समझना है तो उसके दोनों कारकों को भी समझना आवश्यक है। विद्यालयों में बालकों से कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई देती है। कुछ चीज़ों के लिए तो परिवार का परिवेश जिम्मेदार है, लेकिन कुछ कारण वंशानुक्रम के भी होते हैं, जैसे चोरी करना, क्रूरता या मारपीट करना, चरित्रहीनता, अपराधी होना इत्यादि वंशानुक्रम से भी आते हैं। इस संदर्भ में बहुत से अध्ययन किए गए हैं। कुछ अपराधी चरित्रहीन परिवारों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि परिवेश बदलने पर भी बच्चों में इस प्रकार की बुराइयां दिखाई देती हैं। इसलिए विद्यालय में यदि अनुशासनहीनता के कारण को समझना है तथा उसका उपचार करना है तो बालक के वंशानुक्रम के ज्ञान के साथ वातावरण का भी ज्ञान आवश्यक है। किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि एक सीमा तक बढ़ती है। माता पिता अच्छे से अच्छा परिवेश देकर उसे बढ़ाना चाहते हैं। बालक परिश्रम भी करता है, परंतु आगे नहीं बढ़ पाता। इसका क्या कारण हो सकता है, यह जानने के लिए वंशानुक्रम को समझना पड़ेगा। यदि वंशानुक्रम ठीक नहीं है, अर्थात बुद्धिमान लोग उसके मातृ तथा पितृपक्ष में नहीं हुए हैं, तो अच्छा परिवेश उसे एक निश्चित सीमा तक आगे ले जाएगा, उसके आगे बढ़ा नहीं पाएगा, उसका विकास वहीं रुक जाएगा। रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्ति आदि का विकास के लिए वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है, लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कुछ जातियाँ व्यावसायिक कार्य में सफल हैं तो कुछ जातियां इस क्षेत्र में असफल हो जाती हैं। हमें साधारणतया यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। यह प्रश्न यह पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है। ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार
बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है। अतः बालक के सम्यक विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग अनिवार्य है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 वंश, ऑप्शन 2 वंशानुक्रम, ऑप्शन 3 वातावरण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम। दूसरा प्रश्न है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं? ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 विटामिन्स, ऑप्शन 3 जीन्स, ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, जीन्स। तीसरा प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन 1 बीएन झा, ऑप्शन 2 H.A. पेटरसन, ऑप्शन 3 जीन पियाजे, ऑप्शन 4 जेम्स ड्रीवर। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, B.N. झा। क्वेश्चन 4, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? ऑप्शन 1 शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ऑप्शन 2 बुद्धि पर प्रभाव, ऑप्शन 3 चरित्र पर प्रभाव, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, ऑप्शन 2 अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, ऑप्शन 3 लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, ऑप्शन 4 प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, ऑप्शन 2 दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, ऑप्शन 3 यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, ऑप्शन 4 इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान जहां पर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक क्या होगा? ऑप्शन 1 भौतिक कारक, ऑप्शन 2 सामाजिक कारक, ऑप्शन 3 आर्थिक कारक, ऑप्शन 4 सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन 1 छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। ऑप्शन 3 उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन 4 उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 वातावरण, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए एवं बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 आंतरिक कारक, ऑप्शन 2 बाह्य कारक, ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आंतरिक कारक। क्वेश्चन नंबर 11, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? ऑप्शन 1 व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, ऑप्शन 2 जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, ऑप्शन 3 व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन 1 स्कूल, ऑप्शन 2 पुस्तकालय, ऑप्शन 3 धर्म, ऑप्शन 4 शिक्षण विधि। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 उत्तेजित दशा, ऑप्शन 2 तीव्र गति, ऑप्शन 3 क्रोधावस्था, ऑप्शन 4 भावना। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, उत्तेजित दशा, उत्तेजित दशा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? ऑप्शन 1 अनवरत विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 2 विकास का गति सिद्धांत, ऑप्शन 3 क्रमिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 4 एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है, विकास का गति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? ऑप्शन 1 भौतिक वातावरण, ऑप्शन 2 सामाजिक वातावरण, ऑप्शन 3 वंशानुक्रम, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 दूषित वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 दूषित वातावरण, ऑप्शन 3 टूटा परिवार, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन 17, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ऑप्शन 2 अपने वेतन का ज्ञान, ऑप्शन 3 सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन 1 सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ऑप्शन 2 सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, ऑप्शन 3 सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट है, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। ऑप्शन 1 निर्भर, ऑप्शन 2 पूरक, ऑप्शन 3 सहयोगी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला वातावरणीय प्रभाव, दूसरा विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, तीसरा आपकी शिक्षण विधि, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वातावरणीय प्रभाव। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।